भारत आज जहां खड़ा है उसको अपने लिए एक नया भविष्य रचना है। आज भारत देश को कैसा आदर्श चाहिए? जिसने 100 तरह के तूफान झेले हों, जो अपने दम पर खड़ा हुआ हो, जो ना परंपरा की खा रहा है, ना खानदान की खा रहा है, ना झूठ की खा रहा है, ना फरेब की खा रहा है, जो कह रहा है अकेले खड़े होकर के भी अपना एक मुकाम बनाया जा सकता है। नमस्ते सर, अगला सवाल यतेंद्र जी का है। यतेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आखिरी बार जब उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एक अच्छा नेता कैसा हो और उसे कैसे चुने, तो उस पर आपने जो उत्तर दिया था उसमें से क्लिप निकाल करके देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने वीडियोस बनाए और उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पर डाला, जो वीडियो आगे जाकर खूब चले भी। लेकिन आपने उस उत्तर में सिर्फ कुछ इशारे दिए थे, तो वो इशारों को समझ रहे थे, पर अब और बेहतर तरह से वो समझना चाहते हैं कि हम एक गलत नेता को एक सही नेता से कैसे भिन्न करें, कैसे अलग करें। क्या आप कुछ लक्षण बता सकते हैं कि गलत नेता कैसा होता है? धन्यवाद। आप मान नहीं रहे हैं। ये सवाल पिछले महीने 1.5 महीने में कम से कम 5-7 बार अलग अलग जगहों से आ चुका है, जवाब भी दिया है, लेकिन नाम ना पहले लिया है ना नाम अब लूंगा, और उसका संबंध किसी परिवेश से नहीं है। बात सिद्धांत की है। कोई इंसान अच्छा बुरा थोड़ी ही होता है। आज मैं किसी को बुरा बोल दूं, वो कल अच्छा क्यों नहीं हो सकता, सुधर क्यों नहीं सकता? मैं जिस क्षेत्र में हूं वहां तो काम ही है इंसानों को सुधारना। तो मैं कैसे किसी पे ठप्पा लगा दूं कि ये बुरा आदमी है, कैसे किसी को कह दूं अच्छा आदमी है? इसमें अच्छे बुरे की बाइनरी, ब्लैक एंड वाइट तो वैसे भी नहीं चलता ना। तो मैं इसलिए सिद्धांतों की बात करता हूं कि आप सिद्धांत समझ लीजिए, उस सिद्धांत के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में जो ठीक लगे वैसे उम्मीदवार को या नेता को चुन लीजिए। सिद्धांतों की बात करना ही बेहतर है ना। या हम किसी पक्ष के हो जाएं कि हम दाएं के हैं कि बाएं के हैं, ये बेहतर है क्या? या हमारे पास एक मानदंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिद्धांत, कसौटी, कि इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करने लायक है। वो बेहतर है ना। पर सनसनी ज्यादा तब मचती है जब नाम लो, और हम सनसनी के लिए तो है नहीं बाजार में, हमारा उद्देश्य तो दूसरा है ना। तो इसलिए नामबाजी से मैं पहले भी बचा हूं, आगे भी बचूंगा। बात किसी एक आदमी को अच्छा बुरा कहने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हमारे लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए बेहतर क्या है, वो हम समझना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कौन हैं। मैं बार बार आपको क्या बोलता हूं, मैन इज हिज कॉन्शियसनेस, है ना। हम चेतना है, हम चेतना है ना, हम चेतना है। तो जो हमारा लीडर हो, जो हमें राह दिखाए, वो भी कौन होगा? जो चेतना के तल पर हमसे थोड़ा आगे हो, ऊपर हो, बेहतर हो, है ना। इंसान में और जानवर में अंतर क्या होता है? हमने कहा जानवर के पास सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वृत्तियां, उसको भीतर से कोई आवेग उठता है और वो वैसा करना शुरू कर देता है। और इंसान के पास क्या होता है? विचार होता है, विचार, विचार, है ना। तो जो आपका नेता है उसके पास आपसे बेहतर विचार होना चाहिए। आप उसकी विचारणा परखिए ना। जो आपका नेता है वो विचार के तल पर कैसा ही देखिए। और आज के समय में अगर कोई विचारक है तो वो बात उसके ज्ञान के रूप में सामने आ जाएगी। तो देखिए कि आपका जो नेता बन रहा है उसने कितनी किताबें लिखी हैं, क्योंकि अगर वास्तव में वो आपसे ऊपर है, आगे है, कॉन्शियसनेस, चेतना के तल पर वो विचारक है, तो अपना विचार दिखाए ना। वरना हम उसको कैसे चुने और किस आधार पर चुने अगर विचार उसका प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है तो। और विचार कोई ऐसी चीज तो नहीं होती कि मैं आपसे 2 पंक्तियां बोल दूं उसमें मेरा विचार साफ हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। विचार तो बहुत खुल करके, विस्तार के साथ लिख करके ही तो बताना पड़ेगा ना। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे जितने भी बड़े क्रांतिकारी नेता हुए आजादी से पहले के और आजादी के कुछ दशकों बाद तक भी, वो सबके सब गणमान्य मूर्धन्य लेखक भी थे और उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और आज भी प्रेरणा देती हैं ना। आप
और सिर्फ वो लिखते ही नहीं थे, उनमें से कई तो अपने अखबार चलाते थे, अखबारों के संपादक थे। गांधी जी की किताबें आप जानते ही हैं, कोई एक दो नहीं है, पूरा उनका भंडार है, साहित्य है पूरा उनका। भगत सिंह की वो पुस्तक है जिस पर आप लोग कई बार मुझसे चर्चा कर चुके हैं, व्हाई एम आई एन एथीस्ट। इसके अलावा उनके जितने पत्र थे वो अपने आप में साहित्य हैं, तो उनकी डायरीज हैं, वो आप पढ़ते हैं। तो उन सब ने साहित्य रचा। तिलक, नेहरू, आप इन सब के पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने या तो किताबें लिखी हैं, किताबें नहीं भी लिखी हैं, तो इनका जो बाकी कृतित्व है वो एक किताब बनने लायक है। तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपके नेता के विचार का स्तर क्या है। आप उससे पूछिए, आप साहब अपनी किताबें दिखाइए, आपने कितनी किताबें लिखी हैं। चलिए आपने किताबें नहीं लिखी हैं तो कम से कम आप अपनी पसंदीदा किताबें बता दीजिए जो किसी और ने लिखी हों। आपके ये प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा नेता तो वही होगा जो चेतना के तल पर हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठा दे। ठीक है ना, ये बात जायज है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तो जो मेरा नेता है उसका ये मुझसे बेहतर होना चाहिए। और किस आधार पे कोई नेता बनेगा? और कोई जायज आधार हो सकता है क्या? तो बताइए वो कितना पढ़ा लिखा है, बताइए उसने कौन सी किताबें लिखी हैं, बताइए उसने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। कभी इंटरव्यू वगैरह हो तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि आप अपनी मुझे पसंदीदा 5 या 10 किताबें बताइए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। या विश्व साहित्य को लेकर के उससे सवाल किए जाने चाहिए कि साहब आपने ये किताब पढ़ी, आपके पास उम्मीदवार आए वोट मांगने के लिए, आप सबसे पहले उनसे पूछिए तो अभी आप कौन सी किताब लेके घूम रहे हो? अच्छा, आप अभी अपनी ये बड़ी गाड़ी से उतरे हो, आए हो यहाँ पर कैंपेनिंग करने, आपकी गाड़ी में कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं? अरे किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कौन लेके चले। अच्छा तो कुछ और होगा, किंडल वगैरह कहाँ पढ़ते हो? आपकी रीडिंग कैसे होती है ये पूछिए। ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हम नेतृत्व को विचार के साथ जोड़कर देखना भूल चुके हैं और इसीलिए आज हमारा इतना पतन भी है। ये पूछिए, वो बिल्कुल हमें प्रभावित कर सकता है, वो आकर के अपनी कैनवेसिंग कैंपेनिंग कर सकता है, वो हमसे वोट मांग सकता है, पर वो हमें क्या दिखा के अपना वोट मांगे? तुम हमें अपना ज्ञान दिखाओ, अपना विचार बताओ, तुम सोच के तल पर कहां स्थित हो, हम ये देखना चाहते हैं। और भूलिएगा नहीं, जो आपको विचार से प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभावित तो वो करेगा, क्योंकि प्रभावित आप नहीं होगे तो वोट नहीं दोगे, तो फिर वो आपको कैसे प्रभावित करेगा? वो प्रभावित करेगा फिर अपने व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व का मतलब समझते हो? ये जो स्थूल काया है ये व्यक्तित्व कहलाती है, एवरीथिंग दैट इज ग्रॉस। और विचार क्या होता है? सटल, सूक्ष्म। जिसके पास विचार नहीं होता आपको प्रभावित करने के लिए, वो फिर और कई तरीके के हथकंडे लगाता है। वो फिर आपको अपनी काया से, अपने कपड़ों से, अपने रौब से, अपने रुतबे से प्रभावित करता है। ठीक वैसे जैसे फिल्मी किरदार कई होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है पर उनकी आवाज बड़ी गहन गंभीर होगी, जो बारीटोन होता है, सुना नहीं है? और कोई बिल्कुल व्यर्थ की बात बोल रहे हैं पर वो इस अंदाज में बोलेंगे कि लगेगा बहुत बड़ी बात बोल दी। या जैसे मंच पर अदाकार होते हैं, आप किस चीज से जल्दी से प्रभावित हो जाते हो? उनके शरीर से, उनकी काया से, यही देख के ना कि देखो क्या बढ़िया दिख रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। और जो आपको स्थूल चीजों से प्रभावित कर रहा है, स्थूल माने ग्रॉस मटेरियल, वो आपको भी स्थूल और मटेरियल ही बना रहा है। और जो पूरा मटेरियल जीवन जिए उसको ही जानवर कहते हैं। जानवर के जीवन में कुछ भी सटल, सूक्ष्म, ज्ञान जैसा, विचार जैसा नहीं होता। वहां सब कुछ क्या होता है? बस ग्रॉस, भौतिक। तो जो पहली चीज है जहां आपको देखना चाहिए कि वो जो आपको प्रभावित करने आ रहा है, चलिए हमने उसको हक दे भी दिया कि वो हमें प्रभावित कर रहा है, पर हम उससे पूछेंगे तू हमें किस चीज से प्रभावित कर रहा है? अपने विचार से या अपने व्यक्तित्व से? तो व्यक्तित्व नहीं, विचारणा, ये पहली बात हुई। हमें तुम्हारे व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या व्यक्तित्व था? महात्मा गांधी का क्या व्यक्तित्व था? न कद, न काठी, न चेहरे पर कोई ऐसा रुतबा रुआब, बल्कि साधारण अर्थों में कहें तो वो सुंदर दिखते भी नहीं थे। लेकिन क्या था उनके पास?
ज्ञान, विचार, वो पूछिए अपने नेता से कि अपना ये सब हमें दिखाओ। दूसरी चीज जहां से आप पहचान सकते हैं वो ये है कि वो आपको किसी कठिन राह ले जाने को तैयार है कि नहीं। क्योंकि इंसान की फितरत होती है आसानी की तरफ बह निकलने की, फिसल जाने की। ये हम सबके रोज के अनुभव की बात है ना, कि जो कुछ आसान लगता है करने में, जिसमें श्रम न लगे, न बाहरी श्रम न भीतरी श्रम, वो हम जल्दी कर लेना चाहते हैं, उसी का हम जल्दी से चुनाव कर लेना चाहते हैं। लेकिन अच्छाई, सच्चाई, ऊंचाई, ये सब श्रम मांगते हैं, और ये श्रम मांगते हैं तो हम जल्दी से इनकी ओर आकर्षित नहीं होते। जो हमें आसान राह दिख रही होती है हम आमतौर पे वही पकड़ लेते हैं ना। तो जो आपका प्रतिनिधि हो, उम्मीदवार हो, नेता हो, देखिए कि वो आपको आसान राह दिखा रहा है जिस पर फिसलना आसान है, या आपको कठिन राह दिखा रहा है जिस पर हो सकता है आप चलने से मना कर दें, जिस पर हो सकता है आप उस नेता को ही अस्वीकार कर दें। तो क्या वो नेता सही और कठिन राह दिखाने के लिए आपके द्वारा अस्वीकृत होना और चुनाव हार जाना भी बर्दाश्त करेगा? आपका नेता वो होना चाहिए जो कहे मुझे हारना तो बर्दाश्त है, लेकिन अपनी जनता को गलत रास्ते ले जाना बर्दाश्त नहीं है। आपका नेता आपको कठिन राह दिखा रहा है कि नहीं, ये जरूर पूछिए। समझ में आ रही बात? और जो बहुमत होता है वो हमेशा किसको चुनता है? आसानी को। आसानी को। तो जीत की संभावना ज्यादा कब होती है? जब आप लोगों को वो रास्ता दिखा दें जो आसान है, जहां पर आपको कोई बहुत मेहनत वगैरह भी नहीं करनी है, आसानी से कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए मैं कह दूं मुफ्त राशन देने वाला हूं, मुफ्त बिजली पानी देने वाला हूं, वो आसान रहा है, आप मुझे वोट दे दीजिए अपना। या आपकी कुछ वृत्तियां हैं, आपकी वृत्तियां ये हैं कि मैं धर्म के नाते श्रेष्ठ हूं, मैं जाति के नाते श्रेष्ठ हूं। आपका उम्मीदवार आकर आपसे कह रहा है साहब आपकी जाति बढ़िया है, मैं भी आपकी जाति का हूं, या मैं आपकी जाति के साथ हूं, या मैं आपके धर्म के साथ हूं, मुझे वोट दे दीजिए। यह भी बहुत सस्ता तरीका है, बस इतना ही तो बोलना है कि मेरा तेरा धर्म एक है, चल मुझे वोट दे दे। जो ये कर रहा है वो आपको ऊंचाई की, कठिनाई की राह पर जाने से रोक रहा है। और उस राह पर रोकने की कोई जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उस राह हम खुद भी जाना चाहते नहीं हैं। उस राह पर तो हमें कोई चाहिए जो हमें धक्का मारकर ऊपर उठाए, भले ही उसको पता हो कि धक्का मारने के कारण वो आपके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, आप उसे वोट नहीं दोगे। अच्छा लगता है क्या कोई आपको धक्का मार रहा है? तो नहीं लगता ना। तो ये वो नेता होगा जो आपकी खातिर चुनाव हारना भी स्वीकार कर लेगा, जो आपकी बेहतरी की खातिर चुनाव हारने को भी तैयार हो, उसको चुनाव जिता दीजिए। समझ में आ रही बात? गड़बड़ नेता और एक बहुत तरीके से सामने आएगा। हमने पहले बात करी थी ना विचार की। अगर वो खुद कभी जीवन में विचार पर नहीं चला है तो वो ये नहीं चाहेगा कि आप भी सोचो। वो कहेगा सोचो नहीं, यकीन करो। वो आप में विवेक की जगह विश्वास जागृत करेगा। वो कहेगा विश्वास करो, विश्वास करो, विवेक नहीं। विवेक कैसे आगे बढ़ता है? विवेक आगे बढ़ता है विचार से, और विचार क्या उत्पन्न करता है? संदेह, जिज्ञासा, सवाल। वो सवालों का बहुत कायल नहीं होगा। सवाल सामने आ रहे होंगे तो इधर उधर हो जाएगा। यस मैन से अपने आप को घेर कर रखेगा। यस मैन समझते हो? चाटुकार। उसे बहुत अच्छा लगेगा हाँ में हाँ मिलाओ। उस नेता को पकड़ो जो खुश हो जाता हो जब उसकी गलतियां सामने आती हो, जो आपसे कहता हो मुझे बताओ मैं गलत कहां हूं, मैं खुद को सुधारना चाहता हूं। वो आपके सामने ऐसा आदर्श रख रहा है जिसका आप अनुकरण करेंगे तो आपकी बेहतरी होगी। जो नकली आदमी होगा वो बार बार आपसे भावनात्मक तल पर अपील करेगा और कहेगा देखो मैं तुम्हारा हूं, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या हमारे रिश्ते में अब यह नौबत आ गई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा?
आप जैसे ही कहेंगे नहीं विश्वास वगैरह ठीक है, पर मेरे 2-4 सवाल हैं, उनके जवाब दे दें, कहेंगे सवाल कर रहा है, दिल तोड़ दिया, मुझ पर शक करता है। जिज्ञासा जहां एक गंदा शब्द बन जाए वो जगह गंदी है। समझ में आ रही बात? उसके साथ जाइए जो आपके सामने अपनी खोट निकलवाने को, स्वीकारने को एकदम तैयार बैठा हो। जो आपके सामने आए और कहे मैं ऐसा सोचता हूं पर मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे ठीक करिए। जो आपके सामने आए और कहे मैं यहां से आपसे कुछ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपकी सुनने भी आया हूं। जो संवाद है वो दो तरफा होगा, दोनों तरफ का होगा, वो फिर आपका नेता बनने योग्य है। देखिए, जो जिसकी खोट उजागर नहीं होती ना, उसकी खोट स्थायी हो जाती है। और जहां जिज्ञासा नहीं है वहां खोट का बचे रह जाना निश्चित है। व्यक्तित्व के ये सब कुछ बहुत प्रकट लक्षण होते हैं जिससे सामने आ जाता है कि जो आपके सामने इंसान है वो कैसा है। लेकिन आप सामने वाले को ठीक जांच पाएं, परख पाएं, उसका मूल्यांकन कर पाएं, इसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम ऐसे होने चाहिए जिसे अपने भीतर कोई खोट स्वीकार ना हो। जिसे अपने भीतर कोई खोट स्वीकार नहीं होती उसे ही अच्छा नहीं लगता कि उसका नेता 100 खोट लेकर घूम रहा है, लेकिन फिर भी बना क्या हुआ है? ये नेताजी हैं, बड़े वाले नेताजी हैं, बाहुबली नेताजी हैं। वह काहे के नेताजी? 100 तरीके के दोष इनमें, झूठ इनमें, पाखंड और कपट इनमें, और ये कह रहे हैं कि नेतृत्व करेंगे। हमारा नेतृत्व करने का अर्थ होता है आगे चलना। ये किस अर्थ में हमसे आगे चलने के अधिकारी हैं? समझ में आ रही है बात? ये अध्यात्म इसलिए जरूरी होता है जब आप ये जान जाते हो कि खुद की ऊंचाई की परिभाषा क्या होती है, अपनी ऊंचाई की कसौटी क्या होती है। तभी तो आप ये जान पाओगे ना कि आप जिसको चुनने जा रहे हो, चाहे जीवन में, परिवार में, बाजार में, और चाहे संसद के लिए, उसको कैसे चुनना है। चूंकि हम कुछ भी चुनना नहीं जानते, इसीलिए हम अपने जनप्रतिनिधि चुनना भी नहीं जानते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि कसौटी, क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। जो आदमी नहीं जानता होगा खुद को, वो ये भी नहीं जानता होगा कि दुनिया के लिए अच्छा क्या है, तो वो आदमी फिर स्वयं से संबंधित बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर आपको आकर्षित करेगा। बड़े मुद्दों से उसका कोई संबंध बन ही नहीं पाएगा। आप देखिए, आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हो, क्या वो छोटे मुद्दों की उपेक्षा करने का दम रखता है? जो छोटे मुद्दों की उपेक्षा करेगा वही फिर क्लाइमेट चेंज की बात भी कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। या देखिए कि आपके सामने जो नेता बनकर आ रहा है वो दिन रात बस छोटे छोटे क्षुद्र टुच्चे मुद्दों में ही उलझा रहता है, और वो आके बस वही इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, लगाई बुझाई, यही है कर रहा है। तो वो कैसे उन मुद्दों को संबोधित करेगा जो आज राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? आपका प्रतिनिधि, पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं, 2 महीने पहले जब आप लोगों ने पूछा तब भी बोला था, आपका प्रतिनिधि आपसे बायोडायवर्सिटी लॉस पे बात कर रहा है क्या? क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है क्या? या वो यही बात कर रहा है कि देखो तुम्हारे मोहल्ले को मैं बगल वाले मोहल्ले से जिता दूंगा? वो इसी में लगा हुआ है। उसका कोई व्यापक, विस्तृत, ब्रॉड विजन है क्या? यह पूछना जरूरी है। वो जानता भी है क्या कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़े से बड़े मुद्दे हैं क्या? क्या उसको ये पता भी है? जब विचार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो नेता को खुद ही नहीं पता होता। जब नेता को खुद नहीं पता होता तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि जनता को पता चले। आपको अच्छा लगता है या कोई आपसे ज्यादा ज्ञानी हो जाए? लगता है क्या? तो जब
ऐसा कोई नेता होता है जो खुद ही कुछ नहीं जानता, उसके सामने कोई ज्ञानी आ जाता है तो ज्ञानी उसके लिए दुश्मन जैसा हो जाता है। और फिर ऐसे लोगों का सारा स्वार्थ इसमें रहता है कि हम अगर ज्ञान के तल पर, विचार के तल पर बौने हैं तो जनता को अपने से भी नीचे का बनाकर रखो, क्योंकि जनता अगर उठ गई तो फिर हमें नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करने वाली। तो जनता को अपने से भी नीचे का करके रखो। तो फिर जनता में वो किनको प्रोत्साहित करेगा? जनता में वो किनको आगे बढ़ाएगा? जो लोग एकदम ही बोनसाई होंगे, बौने होंगे, पिग्मीज, ड्वार्फ्स, वामन, वो उनको आगे बढ़ा देगा। और आगे बढ़ा सकता है आपका जो नेता होता है, वो किसी भी तल पर नेता हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रांतीय मंत्री हो, चाहे केंद्र के तल पर कोई हो, उसके पास अधिकार तो कई होते हैं ना। और वो जनता में जिसको चाहे उसको अग्रणी बना सकता है, बड़े मंचों पर बिठा सकता है, कई तरीके का एक्सपोजर दिलवा सकता है, मीडिया में आगे बढ़ा सकता है, सम्मान और पदक और कई तरीके की ग्रांट्स दिलवा सकता है, करवा सकता है ना। वो किसको आगे बढ़ाएगा? जो खुद बौना होगा वो आगे किसको बढ़ाएगा? जो उससे भी ज्यादा बौना होगा। तो इससे फिर किस तरीके का साइकिल शुरू हो जाएगा? इन्होंने इनको आगे बढ़ाया तो कल को सत्ता किनके हाथ में आएगी? इनके। फिर ये किनको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि इनमें सब में क्या होगा? हीनता, असुरक्षा की भावना, इंफीरियॉरिटी, कि अगर जो सचमुच ऊपर है हमने उसको श्रेय दे दिया, सम्मान दे दिया, तो वो हमारी थोड़ी सुनने वाला है। तो ऐसों को फिर सार्वजनिक मंचों पर आगे बढ़ाओ जो हमसे भी अदने हैं। ये राष्ट्र के लिए कैसा रहेगा? राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बात आ रही है? एक बात और, हम जहां खड़े हुए हैं भारत देश के तौर पर, और यहां युवा ज्यादा हैं, तो ये जो आखिरी बिंदु है, ये 5वां 6वां, ये उनसे संबंधित है। हमें खुददारी चाहिए, हमें कर्मठता चाहिए, हमें पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि नौकरियां मिलने वाली नहीं हैं। हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी, हमें अपना रोजगार ढूंढना नहीं होगा, निर्मित करना होगा। तो हमारा नेता फिर ऐसा नहीं हो सकता जिसको पकी पकाई मिल गई, क्योंकि हमें तो अपनी खुद पकानी है। जिसने खुद अपनी कभी नहीं पकाई, वो हमें क्या प्रेरित करेगा स्वरोजगार के लिए और जिंदगी की चुनौतियां अपनी छाती पर लेने के लिए? बोलो बोलो। आज भारत देश को कैसा आदर्श चाहिए? जिसने 100 तरह के तूफान झेले हो, जो अपने दम पर खड़ा हुआ हो, जो ना परंपरा की खा रहा है, ना खानदान की खा रहा है, ना झूठ की खा रहा है, ना फरेब की खा रहा है, जो कह रहा है अकेले खड़े होकर के भी अपना एक मुकाम बनाया जा सकता है, दूसरों की गुलामी की जरूरत नहीं है, और सच्चाई के साथ चलकर भी जीत हासिल की जा सकती है। झूठ, फरेब, पाखंड की खाने की जरूरत नहीं है ना। को खोजो जो किसी इतिहास की धारा की देन न हो। भारत आज जहां खड़ा है उसको अपने लिए एक नया भविष्य रचना है। अतीत का बोझ लेकर के अब हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि पहले ऐसा चल रहा था और उसी तरीके के प्रतिनिधि अब आज खड़े हो गए हैं। वो हमारे प्रतिनिधि फिर थोड़े ही हैं, वो अतीत के प्रतिनिधि हैं। आज के भारत को अपनी नब्ज का, अपनी धड़कन का कोई चाहिए, अतीत का नहीं। समझ में आ रही है बात? ये सब बातें देखा करो। अब जैसी हमारी व्यवस्था हो गई है उसमें इस तरह हमने कभी देखा ही नहीं। और जब हम ऐसा देखने लगते हैं, पहले भी आपने जो सवाल करे और उनके जो वीडियो हुए उन पे लोगों का आया, अगर ऐसे देखने लगेंगे तो कोई मिलेगा ही नहीं।
एक बार मैंने क्लाइमेट चेंज पर बहुत बात करी थी कि आने वाली सबसे बड़ी त्रासदी तो क्लाइमेट चेंज है, और आपका जनप्रतिनिधि अगर यही नहीं जानता तो वो तो हमें पूरे तरीके से प्रलय में झोंक रहा है। तो लोगों ने कहा कि हम क्या, हमारे पूरे प्रांत में एक पार्टी के नहीं, जितनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इनसे बोलो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, हरा रंग होता ही गड़बड़ है, मत पुतवाना, एकदम मत पुतवाना। हरा रंग गड़बड़ रंग है, मत पुतवाना, गिरा दो, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसों को हम लेकर के, ये तो छोड़िए कि आगे बढ़ पाएंगे, हम जी भी नहीं पाएंगे। और आपके पास बहुत लंबी जिंदगी है अभी जीने के लिए। बहुत सोच समझकर, बहुत विवेक के साथ चुने, बहुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ें। अब अगली बार भी कुछ पूछना है? अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हो गया।